हेलो दोस्तों। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन के कारण मैं अपने चैनल पर दिन में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। उसकी भी लेंथ छोटी होती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आगे से लगातार वीडियो डालने का पूरा प्रयास करूँगा, और जैसे ही मेरी गाइडलाइन हट जाएंगी उसके बाद मैं दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए कहानी के अब हम इस भाग को शुरू करते हैं। साहिल, आप कहिए भी। दीप्ति ने एक नज़र उसे देखा, फिर दूसरी ओर घूमकर नाश्ते की प्लेट लगाते हुए बोली, साहिल जी, मैं ये कह रही थी कि माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, और आप जानते हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दीप्ति अटक अटक कर बोल रही थी, और साहिल उसे ध्यान से देख रहा था। मेरी शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। स्टडी के कारण मैं पहले भी बहुत सालों तक उनसे दूर रही हूँ, पर अब माँ को मेरी ज़रूरत है। साहिल ने उसे देखा। वो जो कहना चाह रही थी खुलकर नहीं कह पा रही। साहिल ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर टिकाते हुए बोली, तो आप चाहती हैं कि शादी के बाद माँ हमारे साथ रहें? दीप्ति ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए आगे कहा, हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए, उनके कारण मैं आप पर कोई बर्डन नहीं पड़ने दूंगी। मैं उनका खर्चा खुद की जॉब से उठा लूंगी। बस उन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ, अगर आपको ऐतराज नहीं हो। साहिल ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और उसे देखते हुए बोला, आप जॉब करना चाहती हैं तो बेशक कीजिए, पर अपनी खुशी के लिए, माँ का खर्च उठाने की मजबूरी में नहीं। अगर शादी के बाद मेरे माता पिता आपके माता पिता है तो फिर आपकी माँ भी मेरी माँ है, और अपनी माँ की देखभाल करने में बर्डन कहाँ से आ गया। मुझे खुशी होगी यदि वो हमारे साथ रहती हैं। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा। साहिल ने उसे देखकर अपनी भौं उचकाते हुए पूछा, क्या देख रही हैं? साहिल ने दीप्ति हल्के से मुस्कुरा दी और गाल पर हल्के से किस करते हुए बोली, आई लव यू। साहिल ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब आपके आई लव यू का जवाब तो देना बनता है ना। कहते हुए शरारत से उसकी तरफ देखा और उसके गर्दन के पीछे से हाथ लगाकर उसके चेहरे पर झुकने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? साहिल आपको जवाब दे रहा। दीप्ति ने उसकी आंखों को देखा और अपनी आंखें मूंद ली। साहिल ने उसके होंठ पर अपने होंठ रखने चाहे, तभी बाहर से आवाज आई, दीप्ति, आज के दिन नाश्ता आएगा या नहीं? दीप्ति एकदम से अलग होती हुई बोली, ला रही हूँ माँ। कहते हुए उसने नाश्ते की प्लेट ट्रे में रखी और एक नज़र साहिल को देखकर बाहर निकल गई। साहिल भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे हो लिया। दोनों बाहर आए। दीप्ति ने सबको नाश्ता दिया और वहीं एक तरफ बैठ गई। कुछ देर बाद मिस्टर शेखावत बोले, अब अगर सबकी अनुमति हो तो रस्म कर लें। जी, कर ही लेते हैं। अब मन तो था धूमधाम से करने का, पर चलो, मिसेस शेखावत ने मायूसी से कहा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं बहन जी? आप जैसे चाहे वैसे सगाई की रस्म कर लेंगे। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अभी पंडित जी से दूसरा कोई मुहूर्त पूछती। अरे नहीं बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। चाहती तो थी, पर मेरा बेटा ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता, तो बस परिवार के बीच ही करा देते। बाकी शादी तो अपने हिसाब से ही करवाऊंगी, आखिर एक ही तो बेटा है। जी बिल्कुल, सब मुस्कुरा दी। चलो अब देख क्या रहे हो, पहना दो अंगूठी एक दूसरे को, मिस्टर शेखावत ने कहा। दीप्ति और साहिल ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। साहिल की मां ने दीप्ति को मिठाई खिलाते हुए कहा, शेखावत परिवार में तुम्हारा स्वागत है बहुरानी। चलो अब अपने होने वाले पति का मुंह मीठा करवाओ। दीप्ति ने हल्के से मुस्कुरा कर देखा, फिर मिठाई उठाकर साहिल की तरफ बढ़ा दी। साहिल ने मिठाई खा ली। दोनों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। शाम के समय आशीष घर लौटा तो अपने कमरे में आया, देखा अवनी वहीं बैठी थी। आशीष को देख हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम अब तक यही हो? तो और कहाँ जाऊंगी? निहायत ही बेशरम किस्म की लड़की हो तुम। क्या करूं, दोनों में से किसी एक को तो बेशरम होना ही होगा, वरना अब दाम्पत्य जीवन में रोमांस कैसे आएगा? आशीष ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर कर दिया और बोला, बाहर बैठकर दिखाओ अपनी बेशर्मी। कहकर दरवाजा बंद कर दिया और आकर सोफे पर बैठ गया। फिर टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, ये तुम नहीं हो सकती, ये तुम हो ही नहीं सकती। राकेश जी ने अवनी को दरवाजे के बाहर खड़े देखा तो उसके पास आकर कारण पूछा। पहले तो अवनी ने सोचा कि नहीं बताएगी, पर फिर पीछे खड़ी कावेरी जी का इशारा पाकर उसने सब बता दिया। राकेश जी ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। शायद ठीक से बंद नहीं हुआ था। आशीष ने चौंक कर अपनी गर्दन उठाई। ये सब क्या है आशीष? राकेश जी ने कड़क स्वर में पूछा। आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। एक बात अच्छे से सुन लो, तुम्हें जो मनमानी करनी थी तुम कर चुके। अब यहाँ कोई मनमानी नहीं चलेगी। शादी की है तो पत्नी का सम्मान दो।
और एक बात, इसके साथ कोई अभद्रता की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर इसे कमरे से बाहर निकाला तो हम भी घर छोड़कर चले जाएंगे, कावेरी जी बोली। आशीष ने नजर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा, फिर अवनी की तरफ देखा जो विजयी मुस्कान दे रही थी। आशीष ने एक जलती निगाह उस पर डाली, फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन झुका ली। राकेश जी ने उसे देखा, फिर अवनी से बोले, जाओ बेटा, अगर कोई भी परेशानी हो तो याद रखना मैं हूँ। अवनी ने उनकी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया। राकेश जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। कावेरी जी भी उनके पीछे चली गई। अवनी ने उनको जाते देखा, फिर अंदर आने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि आशीष ने वहां रखे एक कांच के बॉक्स को उठाकर दरवाजे के फर्श पर दे मारा। बॉक्स टूटकर चूर-चूर हो गया और कांच के टुकड़े वहां फैल गए। अवनी ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। आशीष ने जल्दी निगाह उस पर डाली और उठते हुए बोला, रुक क्यों गई, आओ अंदर। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। आओ ना, हक है तुम्हारा तो आओ, लो अपना हाथ। डर लग रहा है तुम्हें तो अंगारों पर चलने का शौक है ना, आग से खेलने का जुनून। तो यह है तो बस मामूली कांच के टुकड़े हैं, इनसे कैसा डरना। रौंद डालो इनको और आ जाओ अंदर। वादा, इसके बाद तुम्हें बाहर कभी नहीं निकालूंगा। अवनी ने गौर से उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और अपने पांव से चप्पल उतार दी। आशीष की आंखें फैल गई। अवनी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। पहला कदम रख उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आशीष के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे लगा नहीं था कि वो ऐसा कर जाएगी। अवनी ने अपना दूसरा पैर उठाया। आशीष ने देखा जहां उसके पांव रखा है वहां एक बड़े कांच का टुकड़ा था। वो भागकर उसके पास आ गया और उसे रोकते हुए अपने जूते से कांच के टुकड़े को एक तरफ कर दिया। अवनी ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में लाली उतर आई। दर्द और चुभन मुझे हो रही थी और फिर भी लाली उसकी आंखों में क्यों है चौहान साहब। आशीष ने अपने जबड़े भींच लिए पर कुछ नहीं बोला। वहां से सारे टुकड़े एक तरफ कर अवनी की कमर से बाहर लपेट उसे सहारा देकर सोफे तक लाया और उसे बिठाकर उसके पांव से कांच के टुकड़े को निकाल कर वहां रूमाल बांधने लगा। फिर एक हाथ से नहीं हो पा रहा था। उसे कोशिश करते हुए देख अवनी ने गांठ लगाने में उसकी मदद कर दी। आशीष ने एक क्रोध में अपनी तपती निगाह उस पर डाली और उठकर खड़ा हो गया। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जानता हूँ ये कहानी का भाग थोड़ा छोटा है और इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं बड़े भागों को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जैसे ही मेरी यूट्यूब की गाइडलाइंस हट जाएंगी मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।